हमने देखा कि जब भी किसी संधि का निर्माण होता है बच्चों, तो उस संधि के निर्माण में उस संधि के निर्माण में पी साइड और एन साइड पर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण पी साइड के हॉल यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक और एन साइड के इलेक्ट्रॉन यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक, दोनों साइड में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? पी साइड में हॉल है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन है। देखिए बच्चों, चूंकि पी प्रकार के अर्धचालक में जब इसका निर्माण है तो बहुसंख्यक आवेशवाहक हॉल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। और अगर मैं एन साइड के, ये बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक है, ये पी साइड में। लेकिन अगर मैं एन प्रकार के अर्धचालक की बात करूं तो एन प्रकार के अर्धचालक में बिल्कुल उल्टा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुसंख्यक है और जो हॉल है वो है अल्पसंख्यक। ठीक है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के बहुसंख्यक होने के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसमें ज्यादा योगदान इलेक्ट्रॉन का होता है। इसीलिए पी प्रकार के अर्धचालक में हॉल के बहुसंख्यक होने के कारण विद्युत धारा के चालन में अधिकतम योगदान हॉल का होता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा के चालन में अधिकतम उपयोग जो है वो जो इलेक्ट्रॉन का होता है, या हम कहें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का जो मान होता है वो ज्यादा होता है हॉल की तुलना में, इसलिए इसे हम नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एक बार जब इसका नाम हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर या एन प्रकार का अर्धचालक कर दिया है, उसके बाद में अगर किसी भी व्यवस्था से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी भी वजह से अगर हॉल में पी प्रकार के अर्धचालकों में जो विद्युत धारा बह रही है या जो आवेश है, विद्युत धारा बह रही है या जो आवेश है, उनमें से हॉल या इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन के कारण धारा ज्यादा बहने लग जाए, तब भी हम इस इलेक्ट्रॉन को अल्पसंख्यक आवेशवाहक ही कहेंगे। चाहे किसी भी वजह से कोई ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या हॉल की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उल्टा हो गया है, पी प्रकार के अर्धचालक में उल्टा हो गया है, हॉल की संख्या कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, किसी भी वजह से बढ़ गई है मान लो, तब भी हम इसे पी प्रकार का अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन को अल्पसंख्यक आवेशवाहक ही कहेंगे। और इसका उल्टा अगर मैं एन प्रकार के अर्धचालकों की बात करूं और एन प्रकार के अर्धचालकों में किसी भी वजह से हॉल की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ जाए और उनके कारण धारा का मान भी बढ़ जाए, तो भी हम इसे नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर ही कहेंगे और हॉल को अल्पसंख्यक आवेशवाहक ही कहेंगे, जबकि हॉल की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में बढ़ गई है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं और ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी जिसकी वजह से जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और एन प्रकार के जो अर्धचालक है उसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक हॉल की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसी चैप्टर में जब आप आगे पढ़ोगे तो आगे आप ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे। ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं, एक भाग पी, बीच वाला भाग एन और लास्ट वाला भाग पी, या पहला भाग एन, बीच वाला भाग जो है वो पी और जो लास्ट वाला भाग है वो है एन। ये जो ऊपर हमने बनाया है इसको हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर और जो नीचे हमने बनाया उसको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये जब भी काम करता है नॉर्मली तो पी साइड के जो हॉल है वो एन साइड में यानी इस बीच वाले हिस्से में जिसको बेस कहा जाता है आधार में चले जाते हैं और ये बहुत बड़ी मात्रा में आधार में चले जाते हैं। अब चूंकि बड़ी मात्रा में हॉल एन इस भाग में चले गए, बीच वाले भाग में, बीच वाला भाग कैसा है एन, तो यहां पर हॉल की संख्या बढ़ जाएगी और हॉल की संख्या बढ़ जाएगी तो हॉल के कारण धारा भी बढ़ेगी। तो एन जो सिरा है इसमें अब हॉल की संख्या बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अब इन हॉलों को हम यहां पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक ही
कहेंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से एनपीएन में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सिरे से, जिसको इमीटर कहते हैं, से बीच वाले सिरे जिसको बेस कहते हैं, में बहुत बड़ी संख्या में चले जाते हैं, जिससे बीच वाला जो पी सिरा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन हम इन इलेक्ट्रॉनों को अल्पसंख्यक आवेश वाहक ही कहते हैं बीच वाले सिरे के लिए। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पर मैं जो बहुसंख्यक आवेश वाहक और जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उसका सिस्टम बता रहा हूं कि पी प्रकार के अर्धचालकों में जो हॉल है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, और ई एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब चाहे इनकी संख्या बढ़ जाए, चाहे इनकी संख्या घट जाए, चाहे इनके कारण धारा का मान बढ़े, चाहे इनके कारण धारा का मान घटे, इन्हें हम बहुसंख्यक आवेश वाहक ही कहेंगे। तो जो अर्धचालक होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो उस समय पी साइड से बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी हॉल का और एन साइड से बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन का विसरण होता है। ये कल हम, और विसरण के कारण क्या होता है बच्चों, मैंने एक उदाहरण के तौर पर भी आपको बताया था कि जब ये संधि बनती है, ये संधि जब बन रही है, तो हमने कहा था कि जो एन साइड का इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक उदाहरण भी दिया था, मान लीजिए पी साइड में 200 हॉल हैं, 100 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और 100 जो हैं वो जो कि इन हॉल के कारण बने हैं, इनमें से 100 हॉल के कारण बने। कौन से नेगेटिव आवेश होंगे ये हम सब जानते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक वो अर्धचालक होता है जिसमें त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिली हुई होती है, जैसे मान लीजिए बोरॉन की। मैं वापस से उदाहरण देके इसको समझा रहा हूं। बोरॉन अपने निकटवर्ती 3 सिलिकॉन से सहसंयोजी आबंध बना लेता है, या जर्मेनियम से आबंध बना लेता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से किसी एक से आबंध बना लेता है, और जो चौथा सिलिकॉन है उससे इसका आबंध पूरा नहीं हो पाता है। तो कोई सहसंयोजी आबंध का इलेक्ट्रॉन टूट करके यहां पर आ जाता है बोरॉन के पास में, जिससे इस सिलिकॉन का सहसंयोजी आबंध तो पूरा हो जाता है, पर बोरॉन के पास में एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाता है, जिससे बोरॉन जो है वो नेगेटिव आवेशित हो जाता है। यहाँ बोरॉन का मतलब त्रिसंयोजी पदार्थ से, बोरॉन के अलावा और कोई त्रिसंयोजी पदार्थ भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव आवेशित हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध को तोड़ता है तो उसके पास में 2 चांसेस होते हैं। मान लीजिए 200 सहसंयोजी आबंध टूटे तो 200 हॉल का निर्माण हुआ, इनमें से 100 इलेक्ट्रॉन जो है, सहसंयोजी आबंध टूटने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तभी हॉल बनेगा, 100 इलेक्ट्रॉन तो हो गए मुक्त, और 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरॉन के पास में, अलग अलग 100 बोरॉन के पास में चले गए, त्रिसंयोजी पदार्थ के पास चले गए, जिससे 100 नेगेटिव आवेश का और निर्माण हुआ। ये जो नेगेटिव आवेश था ये ऐसा आवेश था जो त्रिसंयोजी पदार्थ के रूप में और गतिशील नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल आवेश देखना चाहता तो मैं कहता कि टोटल पॉजिटिव आवेश 200 हॉल के बराबर है, और टोटल नेगेटिव आवेश 100 इलेक्ट्रॉन और 100 नेगेटिव आवेश यानी 200 के बराबर है, यानी कि पॉजिटिव भी 200 और नेगेटिव भी 200 और दोनों की क्षमता भी बराबर है, ठीक है। पॉजिटिव भी 200 और नेगेटिव भी 200। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हम ऐसे ही मान लेते हैं दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 300 है। ये 300 इलेक्ट्रॉन जो हमें प्राप्त हुए, इनमें से हमें 200 इलेक्ट्रॉन तो पंचसंयोजी पदार्थ से प्राप्त हुए, क्योंकि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए पंचसंयोजी पदार्थ मिलाना पड़ता है। पंचसंयोजी पदार्थ के जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन से बंध बना लेते हैं, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये पंचसंयोजी पदार्थ है, इसने 4 बंध तो सिलिकॉन से बना लिए इस तरीके से, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित रह जाता है। जैसे ताप में वृद्धि होती है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। अब जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये जो पंचसंयोजी पदार्थ है, जिसे हम मान लेते हैं फास्फोरस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी आने की वजह से धनावेशित हो जाएगा। तो ये जो 300 इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं एन प्रकार के अर्धचालक में, ये 300 इलेक्ट्रॉनों में से 200 तो हमें प्राप्त हुए मान लीजिए पंचसंयोजी पदार्थ से। जब पंचसंयोजी पदार्थ से 200 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे तो पंचसंयोजी पदार्थों जो में 200 पॉजिटिव आवेश बन जाएंगे, ये पॉजिटिव आवेश बन गए फास्फोरस की तरह, या कोई और भी हो सकता है। और 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें सहसंयोजी आबंध टूटने से मिले। तो जब सहसंयोजी आबंध टूटता है तो हॉल बनता है, यानी कि
जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमें टोटल 300 प्राप्त हो गए, लेकिन इन 300 इलेक्ट्रॉनों के एवज में हमें 200 तो पॉजिटिव आवेश प्राप्त हुए हैं और 100 हमें हॉल प्राप्त हुए हैं। तो पॉजिटिव आवेश भी हो गए 300 और नेगेटिव आवेश यानी इलेक्ट्रॉन भी हो गए 300, तो टोटल आवेश एन साइड में भी 0 है। लेकिन जब एन साइड का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब एन साइड का एक इलेक्ट्रॉन इस हॉल में पी साइड के हॉल में चला जाता है, पी साइड में हॉल का मतलब क्या है, पी साइड में हॉल का मतलब यह है कि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब हॉल की साइड में चला जाएगा तो एन साइड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, 299 रह गए। और क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने यहां पर, ये जो हॉल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी जिसको हम हॉल कह रहे थे उसको पूरा कर दिया है, कितनों को, एक कमी को पूरा कर दिया है, तो एक हॉल कम हो जाएगा। भाई इसको ऐसे मान लीजिए कि 200 गड्ढे बने हुए थे, हॉल यानी 200 गड्ढे बने हुए थे, और वो 200 गड्ढों में एक पत्थर आप बाहर से ला करके भर दो, उस पत्थर को हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो गड्ढों की संख्या है वो तो 199 रह ही जाएगी, साथ में वो जो पत्थर आया था वो भी अब गड्ढे में फिक्स हो गया है, इधर उधर नहीं घूम सकता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसने हॉल का स्थान ग्रहण कर लिया, यानी अब ये मुक्त नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन अब मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है, और इस वजह से जो एक हॉल है वो कम हो गया है। तो हॉल कम होने की वजह से क्या हुआ, ये हॉल कम हो गया, 199 रह गए, 199 रह गए, हॉल कम हुआ तो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नेगेटिव आवेश है वो ज्यादा प्रभावी हो गया और जो पॉजिटिव आवेश है वो कम प्रभावी रह गया। 200 हॉल में से 199 रह गए तो पॉजिटिव आवेश कम प्रभावी हो गया। इस वजह से इस साइड में हमारे पास में पॉजिटिव आवेश जब कम प्रभावी होगा, नेगेटिव आवेश ज्यादा प्रभावी होगा, तो हमारे पास में यह नेगेटिव आवेश बन जाएगा। और दूसरी साइड में अगर हम देखें तो 299 इलेक्ट्रॉन है और जो धनावेश उसका मान 300 यानी पॉजिटिव आवेश ज्यादा प्रभावी है, तो यहाँ पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक हॉल से मिला, एक इलेक्ट्रॉन और एक हॉल से मिला, इन दोनों का पुनर्संयोजन हुआ और शून्य आवेश हमें प्राप्त हो गया। यानी कि ये भाग जो है, ये जो क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन और हॉल का पुनः संयोजन होता है। ये कैसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन और हॉल का पुनर्संयोजन होता है। इलेक्ट्रॉन और हॉल जो है वो इस क्षेत्र के आसपास, संधि स्थल के आसपास एक दूसरे से पुनः संयोजित हो जाते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन और हास का क्षय हो जाता है, हास हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम अवक्षय परत या हासी क्षेत्र या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है, अवक्षय परत, हासी क्षेत्र या डिप्लीशन लेयर, तीनों में से कोई भी परीक्षा में लिखा हुआ आ सकता है। अब अगर आप आपसे पूछे अवक्षय परत किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जब एन सिरे से इलेक्ट्रॉन और पी सिरे से हॉल संधि स्थल की ओर विसरित होते हैं, तो विसरण की प्रक्रिया में संधि स्थल के निकट ये इलेक्ट्रॉन और हॉल एक दूसरे से पुनर्संयोजित हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और हॉल की कमी हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और हॉल पुनः संयोजित हो गए तो इलेक्ट्रॉन और हॉल की कमी हो जाएगी। अतः इस क्षेत्र को इलेक्ट्रॉन और हॉल का हासी क्षेत्र या क्षय क्षेत्र या अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज एक और आता है परिभाषा, विभव प्राचीर। विभव प्राचीर एक बहुत अच्छा प्रश्न कल इस बच्चे ने पूछा था और कल भी जो है वो हम उसका आंसर देने से रह गए क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई थी, और आज इसने पूछा है तो हम बीच में इसका आंसर देंगे। प्रश्न ये है कि कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो वो है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। यानी बाह्यतम कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 1s2 2s2 2p2 में से बाह्यतम कक्षा में इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो
है 14, जिसकी बाह्यतम कक्षा 3s2 3p2, यानी इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। और जर्मेनियम की हम बात करें तो उसकी बाह्यतम कक्षा होती है 4s2 4p2, यानी कि इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रश्न ये है प्रिंस चौधरी का, और आप में से बहुतों का, और बहुत जगह आप ये पढ़ोगे भी, कि कार्बन भी एक चतुसहजीय पदार्थ है, सिलिकॉन भी एक चतुसहजीय पदार्थ है, और जर्मेनियम भी एक चतुसहजीय पदार्थ है। ये तीनों ही चतुसहजीय पदार्थ हैं। तो फिर भी जो कार्बन है वो तो अर्धचालक की तरह व्यवहार नहीं करता है, लेकिन जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसका हमें कारण बताना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों। देखो बच्चों, होता क्या है, जिसकी संयोजकता 4 है, एक बात तो डेफिनेट है कि वो निकटवर्ती 4 परमाणुओं से आबंध बना सकता है मैक्सिमम, अगर सिंगल बॉन्ड बनाए तो। अगर डबल बॉन्ड बनाए तो 2 बना सकता है, और अगर एक ट्राई बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाए तो भी ये 2 बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसने निकटवर्ती 4 कार्बन से बंध बना लिया। ठीक है, और आपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में यानी कार्बनिक रसायन में देखा भी होगा कि कार्बन के 4 बंध पूरे होना जरूरी है, चाहे वो चारों किसी कार्बन से हो, चाहे हाइड्रोजन से हो, चाहे किसी से भी। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप CH4 बताते हो तो आप कहते हो कि C से सभी H ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन जब आप CH3 कहते हो तो आप कहते हो कि एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। जब आप CH2 कहते हो तब आप कहते हो कि 2 डबल बॉन्ड है। जब आप CH के साथ में कोई और भी चीज मिलाकर कहते हो तो सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरीके से आप इसको समझाते हो। ये केमिस्ट्री का एक विषय है बॉन्डिंग का, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो खास बात है उसको समझना आप। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये सिलिकॉन या जर्मेनियम होता, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम होता तो क्या होता, मैं यहां कार्बन को हटा करके लिख रहा हूं चतुसहजीय पदार्थ। ये मैंने कार्बन को हटा दिया और मैंने यहां लिख दिया ये चतुसहजीय पदार्थ है +4 वाला। अब ये अपने निकटवर्ती 4 चतुसहजीय पदार्थों से क्या करता है, ये बंध बना लेता है। यानी एक कार्बन 4 कार्बन से, या एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, या एक जर्मेनियम 4 जर्मेनियम से। जब ताप में वृद्धि की जाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो ये जो सहसहजीय आबंध होता है ये टूट जाता है। अब सहसहजीय आबंध टूटने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर का चतुसहजीय पदार्थ है और ये दूसरे नंबर का, मैंने इनको नंबरिंग कर दी कि भाई जिससे हमको जब मैं बोलूं तो आप समझ सको कि मैं कौन कौन से चतुसहजीय पदार्थों की। तो फर्स्ट और सेकंड के मध्य का जो ये सहसहजीय आबंध है वो टूट गया है, और टूटने से 1 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो गया है। मान लो ऐसा हो गया है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो इस पहले नंबर वाले चतुसहजीय पदार्थ का होगा, या ये इस दूसरे नंबर वाले चतुसहजीय पदार्थ का होगा। डेफिनेट सी बात है कि दोनों में से किसी एक का ही होगा। अब अगर मैं इस चतुसहजीय पदार्थ को, चाहे पहले नंबर का हो चाहे दूसरे नंबर का हो, इसे कार्बन मानता, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p2, यानी कि इनमें से ही कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। चूंकि इसका 1s2 कक्ष पूरा भरा हुआ है, 2s2 कक्ष पूरा भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 2p2 से निकला होगा, 2p2 से निकला होगा। अगर मैं इसको सिलिकॉन मानता तो ये इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यहां पर देखो 1s 2s 2p 3s, ये तीनों भरे, चारों भरे हुए हैं, यानी ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा बच्चों, 3p से निकला होगा। तो मैं यहां से इसको हटा करके केवल जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वो बता रहा हूं। तो यहां पर ये 2p से इलेक्ट्रॉन निकला है, निकला होगा, हम इमेजिन कर रहे हैं। और जो सिलिकॉन है उस सिलिकॉन में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p से निकला होगा, 3p से निकला होगा। और अगर मैं ऐसे ही बात करूं जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s2 और 4p2 प्राप्त होता है। इससे पहले के सारे जो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकला होगा, 4p से निकला होगा।
अब अगर मैं इसको एक वक्र के, एक में 2p, दूसरे में 3p और तीसरे में 4p है, ठीक है। अगर मैं इसे परमाणविक संरचना के आधार पर बनाना चाहता तो मैं कहता कि ये नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पहली कक्षा में 2, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है, ठीक है। अगर मैं कहता कि ये कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से निकला होगा, ठीक है। अगर मैं कहता कि सिलिकॉन है तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से निकला होगा। और अगर मैं कहता कि ये जर्मेनियम है तो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से निकला है, ठीक है। दूसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा से और चौथी कक्षा से, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि कोई इलेक्ट्रॉन जो दूसरी कक्षा में है, कोई इलेक्ट्रॉन जो तीसरी कक्षा में है और कोई इलेक्ट्रॉन जो चौथी कक्षा में है, उसमें से सबसे ज्यादा जो आकर्षण होगा नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर, वो कौन से इलेक्ट्रॉन पर होगा? दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर होगा, तीसरी कक्षा के पे होगा या चौथी कक्षा के पे? दूसरी कक्षा की। दूसरी कक्षा के। यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर मुझे दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो नाभिक के आकर्षण को तोड़ करके मुझे निकालना होगा और मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इस पर नाभिक के आकर्षण दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होगा, इसलिए दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की तुलना में इसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। और अगर मुझे चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम कहेंगे इसका जो आकर्षण है वो दूसरी और तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में और भी कम होगा, यानी इसे बाहर निकालने के लिए आपको और भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। और भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो मुझे बताओ कि आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? चौथी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मेनियम है, चौथी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा था? जर्मेनियम में से निकल रहा था। तो जो जर्मेनियम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, सिलिकॉन में थोड़ा और मुश्किल है, और जो कार्बन है उसमें उससे भी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो कौन सी कक्षा में से निकालना है? दूसरी कक्षा में से निकालना है। सिलिकॉन में हमें इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में से निकालना है और जर्मेनियम में हमें इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में से निकालना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की हम बात करें तो जर्मेनियम एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसीलिए जर्मेनियम का सहसंयोजी आबंध तोड़ने के लिए आपको लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग। जबकि सिलिकॉन का सहसंयोजी आबंध तोड़ने के लिए आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब डेफिनेटली कार्बन के लिए हमको दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इससे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन में सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके जिन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना होता है उनमें सबसे पहली बात, सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही तरह इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, परंतु सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में ये इलेक्ट्रॉन उच्च नाभिकीय आकर्षण से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजी आबंध तोड़ करके बाहर निकाल पाना, आबंध से बाहर निकाल पाना सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन का व्यवहार सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में भिन्न होना चाहिए, और इसीलिए कार्बन एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक करते हैं। अब कार्बन को कुचालक मत कहना, कार्बन को कहना एक अल्पचालक की तरह व्यवहार करता है। पर उसमें आप एक और ऐड कर सकते हो, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कार्बन की जो ज्यामितीय संरचना है, कार्बन युक्त पदार्थों की जो ज्यामितीय संरचना है,
उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने के कारण कार्बन की चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कार्बन किन्हीं परिस्थितियों में चालकों की भांति भी व्यवहार करता है। आपने पढ़ा भी होगा, ये हीरा जो है वो एक विद्युत का कुचालक है, पढ़ा है ना आपने? ऐसा प्रश्न आता है ना आपके केमिस्ट्री में। और जो दूसरा आपने सुना होगा, इसमें अभ्रक है शायद, मेरे ख्याल में अभ्रक जो है वो चालक है। हीरा, हाँ ग्रेफाइट, सॉरी अभ्रक बोल दिया मैंने, ग्रेफाइट। तो ये जो ग्रेफाइट और हीरा है ये चालक और कुचालक क्यों है, तो उसमें कारण बताया गया है आपको कि जो इनकी जालक संरचना है ये इसका मुख्य कारण है। पर अपन केवल कार्बन की बात करें तो आपको मेरे ख्याल में ये बात अब पता चल गई होगी कि कार्बन कुचालक क्यों है। कार्बन कुचालक जो है वो इस वजह से है क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन को निकालना कार्बन की तुलना में आसान है, और कार्बन में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ज्यादा निकट है, और ज्यादा निकट होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, और हम ये भी कहें कि बहुत ज्यादा उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इस वजह से कार्बन जो है वो एक स्थायी या लगभग स्थायी सहसंयोजी आबंध बनाता है या कठोर सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा प्रिंस ये अब? ओके सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना। ये आपके केमिस्ट्री में भी आएगा बेटा, ये आपके केमिस्ट्री में भी है, लेकिन अब 11th में है कि 12th में ये मुझे नहीं पता। अगर आपके बैंड सिद्धांत, अर्धचालक, इस तरह की चीजें 12th में है तो ये 12th केमिस्ट्री में भी होगा, और अगर ये 11th में था तो 11th की केमिस्ट्री में था कि कार्बन क्यों विद्युत का कुचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है विद्युत के चालक है। और देखो इसमें भी मैंने आपको एक बात और बताई थी पहले भी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम तुलना करें तो जर्मेनियम जो है वो सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा अच्छा अर्धचालक है। जर्मेनियम को हम ज्यादा अच्छा अर्धचालक क्यों कहते हैं, तो उसका कारण भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उसमें जो बाह्यतम कक्षा है वो चौथी कक्षा है, यानी कि जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पहले से ही ज्यादा है, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, ज्यादा ऊर्जा दे दो, पर ज्यादा ऊर्जा देने पर पदार्थ अपनी मूल संरचना में रहेगा या नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। जैसे मैं कहूं, मान लो 1 मिनट के लिए कि जो लोहा है उसका जो गलनांक बिंदु है, यानी जिस पर वो ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है, वो है मान लीजिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट के लिए मान लीजिए। और आपको किसी ने बताया कि लोहे को अगर बहुत ज्यादा हम गर्म कर दें तो इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन क्या उस स्थिति में लोहा ठोस अवस्था में रहेगा? बहुत ज्यादा गर्म करने पर क्या लोहा ठोस अवस्था में रहेगा? इसकी कोई गारंटी है? हम कहेंगे नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। जब उसकी ठोस अवस्था ही नहीं रहेगी तो ठोस अवस्था के गुण भी नहीं रहेंगे, फिर हमें द्रव अवस्था के गुण देखने पड़ेंगे। तो ये भी एक खास बात है कि बहुत ज्यादा ताप देकर के इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ताप देने पर पदार्थ अपनी ज्यामितीय संरचना भी बदल देता है, इस वजह से भी हम बहुत ज्यादा ताप नहीं दे सकते हैं। खैर मैं आगे चलूं तो जिस बात पर मैं था उसी पर वापस आ रहा हूं। अब जैसे मैंने बताया आपको बच्चों कि ये एक पीएन संधि डायोड है, इसमें अवक्षय परत का निर्माण हो गया है। ये पी साइड है, ये एन साइड है। हमने क्या कहा था कि एन साइड से जब इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाते हैं तो यहां पर एक धनावेश बन जाता है, और ऐसे ही पी साइड से जब हॉल जाते हैं तो यहां पर ऋणावेश बन जाता है। और जितनी ज्यादा संख्या में ये इलेक्ट्रॉन और हॉल विस्तृत होते हैं उतनी ज्यादा संख्या में दोनों साइड में विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी एन साइड में धनावेश और पी साइड में ऋणावेश का हो जाता है। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि पी साइड, एन साइड जो है यहां पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होने के कारण, और एन साइड में पॉजिटिव आवेश और पी साइड में नेगेटिव आवेश उत्पन्न होने के कारण एन और पी साइड के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी संधि स्थल पर क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये विभवांतर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एन से पी की ओर होता है। और मैंने आपको कल भी ये बताया था कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र हॉल का एन साइड में जाने का विरोध करता है और इलेक्ट्रॉन का पी साइड में जाने का विरोध करता है। यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र है और ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, ये विभवांतर, ये विद्युत क्षेत्र
इस पूरे अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक पी साइड के बहुसंख्यक आवेशवाहक हॉल और एन साइड के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन का संधि स्थल को पार करके दूसरी ओर जाने का विरोध करता है। इसलिए इस विभवांतर को हम कहते हैं विभवांतर की दीवार। और ऐसी दीवार जो बहुत बड़ी है, जो कि क्या कर रही है, दीवार क्या करती है बच्चों, एक साइड की चीजों को दूसरी साइड जाने से रोकती है। और अगर ये दीवार बहुत बड़ी हो जाए तो रोकने की संभावना भी बढ़ जाएगी, यानी चीजें ऐसी नहीं होंगी जो इसको उछल करके पार करके चली जाए। ठीक है, तो जब बड़ी दीवार होती है तो उसको हम कहते हैं प्राचीर, यानी ये क्या बन गई है, एक विभव की प्राचीर, तो इसे विभव प्राचीर भी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे विभव प्राचीर किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जब पी साइड से हॉल एन सिरे की ओर और एन सिरे से इलेक्ट्रॉन पी सिरे की ओर विसरित होते हैं, तो विसरण के कारण एन और पी सिरों के मध्य अवक्षय परत के निकट एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर पी साइड के हॉल और एन साइड के इलेक्ट्रॉनों का संधि स्थल को पार करके जाने का विरोध करता है। इसलिए इस विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। और जो विभव प्राचीर बनी है, जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र भी इन हॉल और इलेक्ट्रॉन का, पी साइड के हॉल और एन साइड के इलेक्ट्रॉन का संधि स्थल को पार करके दूसरी ओर जाने का विरोध करता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं अवरोधी विद्युत क्षेत्र। तो तीन परिभाषाएं हमने देख ली, अवक्षय परत की, विभव प्राचीर की और अवरोधी विद्युत क्षेत्र की। ये जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र, इसको हम बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। देखो यहां पर भी आ गया शब्द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने बैरियर लगा दिया एक तरीके से। ठीक है, अब ये जो पीएन संधि है, ये पीएन संधि को कई लोग अर्धचालक, पीएन अर्धचालक डायोड भी कहते हैं या पीएन डायोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कारण समझना। जो पीएन संधि है, उस पीएन संधि में आगे की प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए, यानी इसे एक विद्युतीय युक्ति के रूप में काम में लेने के लिए पी और एन सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न कराने की आवश्यकता होती है। विभवांतर को उत्पन्न कराने के लिए पी सिरे को एक धात्विक सतह से और एन सिरे को भी एक धात्विक सतह से जोड़ दिया जाता है। इन धात्विक सतह से जो इसलिए जोड़ा जाता है कि इस धात्विक सतह को बाहर परिपथ में किसी विद्युत स्रोत से या किसी अन्य युक्ति से जोड़ा जा सके। ये जो धात्विक सतह हैं, ये दो इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। इसलिए हम इस पी एन संधि को, जिसमें दो धात्विक सतह जुड़ी हुई है, एक पी सिरे की ओर और एक एन सिरे की ओर, इस धात्विक सतह के कारण, दो इलेक्ट्रोडों के कारण डाई इलेक्ट्रोड युक्ति से हम कहते हैं। और डाई इलेक्ट्रोड में से डाई और इलेक्ट्रोड का ऑड अगर हम ले लें तो एक शब्द बनता है डायोड, यानी इसे हम क्या कहते हैं, डायोड। चूंकि ये पीएन संधि से बना हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड या पीएन डायोड। तो डायोड का मतलब क्या है, जब पीएन संधि में पी सिरे और एन सिरे की ओर दो धात्विक इलेक्ट्रोडों को का निर्माण कर दिया जाए, जिससे इसे परिपथ में जोड़ा जा सके, बाह्य परिपथ में जोड़ा जा सके, तो इस प्रकार बनी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। इसे डायोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब एक और प्रश्न आता है बच्चों, इसमें पीएन संधि डायोड का प्रतीक। तो पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है वो होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन सही प्रतीक जो है वो ऐसा होता है। ये सही प्रतीक है। गोला भी आपको बनाना चाहिए। गोला नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, पर गोला बनाने का मतलब क्या है कि ये पी, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये दोनों एक ही युक्ति के अंदर बने हुए, ये दोनों एक ही युक्ति के अंदर बने हुए हैं। ये गोला बनाने का मतलब ये है, सॉरी, वृत्त बनाने का मतलब ये है। इसमें जो ये त्रिभुज जैसा हिस्सा दिख रहा है आपको,
ये पी सिरे को व्यक्त करता है और ये जो लाइनिंग दिख रही है ये एन सिरे को व्यक्त करती है। अब जब चित्र बनाऊं तो एक खास बात ध्यान रखना। खास बात क्या है इसकी कि आप इस चित्र को इस प्रकार से बनाइएगा कि ये जो त्रिभुज बने उस त्रिभुज के जो नुकीला सिरा है उसकी सीध में ही आप ये रेखाएं बनाएं, दोनों तरफ की रेखाएं उसकी सीध में बनाएं। ऐसे नहीं बना दें कि ये बना दिया यूं, कुछ भी लाइनें बना दी, ठीक है। तो ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। इस पर भी प्रश्न आता है, छोटा प्रश्न, कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक बनाइए, ठीक है। अब ये जो पीएन संधि डायोड है इसको जब हम काम में लेते हैं तो इसको काम में कैसे लेते हैं? काम में लेने के लिए इस पीएन संधि डायोड पर बायस आरोपित किया जाता है। बायस का मतलब क्या है? बाई पोटेंशियल। बाई पोटेंशियल मतलब दोनों सिरों के मध्य दो विभव आरोपित करके विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। पी और एन सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करना, पी और एन सिरे के मध्य विभवांतर उत्पन्न करना बायस कहलाता है, अभिनीति कहलाता है। ये जो अभिनीति है ये दो प्रकार की होती है, अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति। अग्र अभिनीति जिसे हम अग्र दिशिक बायस भी कहते हैं और पश्च अभिनीति जिसे हम पश्च दिशिक बायस भी कहते हैं। अब अग्र अभिनीति का मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये हमारे पास में एक पी एन संधि डायोड है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जो पी एन संधि डायोड है उसमें जो पी सिरा और एन सिरा है उसके मध्य एक अवक्षय परत होती है और अवक्षय परत जो होती है उसमें एन साइड में पॉजिटिव और पी साइड में नेगेटिव आवेशों के कारण एक अवक्षय परत उत्पन्न होती है, जिससे इसका एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम अवक्षय परत का अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ई, ठीक है। अब इसको अग्र अभिनीति कब कहेंगे? जब पी सिरे को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल और एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। पी सिरे को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल और एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस अवस्था में डायोड जो है वो अग्र अभिनीति में कहलाता है, अग्रदिशिक बायस में कहलाता है। तो अग्रदिशिक बायस करने के लिए हम क्या करेंगे? पी सिरे को पॉजिटिव और एन सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब जब हम इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा वो हमें समझना है, क्या प्रक्रिया इसमें होगी, ठीक है। ये जो हमारे पास में एक डायोड है, मैं थोड़ा सा इसको केवल बैटरी नहीं बना करके और आपको लिख करके बताऊंगा कि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ये आपके पास में एक डायोड है, ठीक है बच्चों, ये डायोड है। इसको हम तीन तरीके से समझेंगे। ये एक पॉजिटिव आवेश है, ये एक नेगेटिव आवेश, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है पी सिरा और जो एन सिरा है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये इसका संधि स्थल है बच्चों, ठीक है। संधि स्थल के एक और ये दूसरी और ये पॉजिटिव आवेश, ठीक है, ये नेगेटिव आवेश। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के कारण क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो एन से पी की ओर होगा और इसको हम क्या कहते हैं? अवरोधी विद्युत क्षेत्र या डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र, इसलिए मैं इसको ईडी कहूंगा। अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है। अगर मैं पी सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं तो पी सिरे के जो हॉल हैं वो क्या होंगे? इस पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होंगे और प्रतिकर्षित होंगे तो संधि स्थल की और गति करेंगे और एन सिरे के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस नेगेटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होंगे और संधि स्थल की और गति करेंगे। देखो, हॉल भी गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है। अब इस स्थिति में होगा क्या कि जब बैटरी का वोल्टेज कम होगा तो जो धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल द्वारा हॉल पी साइड के हॉल पर, धनात्मक टर्मिनल द्वारा पी साइड के हॉल पर और ऋणात्मक टर्मिनल द्वारा एन साइड के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रतिकर्षण आरोपित किया जाएगा वो कम होगा। इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ही संधि स्थल को पार करके, कुछ हॉल या इलेक्ट्रॉन संधि स्थल को पार करके चले जाएंगे और उनके कारण एक अल्प धारा बहेगी। लेकिन जैसे 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 बैटरी के वोल्टेज में वृद्धि की जाएगी वैसे वैसे पी साइड के हॉल और एन साइड के इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल प्रतिकर्षण कार्य करने लगेगा और ये संधि स्थल को पार करके ज्यादा संख्या में चले जाएंगे, जिससे इस पीएन संधि में इन आवेशों के कारण जो विद्युत धारा है उसका मान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ये एक तरीका।
दूसरा तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा अच्छे तरह से आप समझ पाओगे उस बात को। देखो बच्चों, होता क्या है, जब हम पी सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब पी सिरे की ओर एक धनात्मक विभव उत्पन्न होता है और एन सिरे की ओर एक ऋणात्मक विभव, और इस धनात्मक और ऋणात्मक विभव के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि बैटरी का विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसे मैं ई बी कह देता हूं। एक विद्युत क्षेत्र हमारे पास में हाशिए क्षेत्र यानी डिप्लीशन लेयर का है और एक विद्युत क्षेत्र जो है वो बैटरी का है। ठीक है, अब मान लो बैटरी का विद्युत क्षेत्र जो है वो है 8 न्यूटन प्रति कूलाम, एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं हम ऐसे ही, सॉरी डिप्लीशन लेयर का। और जो बैटरी है उसका विद्युत क्षेत्र, हमने अभी तक बैटरी पर कोई विभव आरोपित नहीं किया है, और बैटरी पर विभव आरोपित नहीं किया है तो बैटरी का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा मान लो 0। तो बताओ कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होगा? कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होगा? डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र है 8 न्यूटन प्रति कूलाम और बैटरी का जो विद्युत क्षेत्र है वो है 0, क्योंकि हमने अभी तक बैटरी पर कोई विभव आरोपित नहीं किया है। तो बताओ कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होगा? किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होगा बच्चों? बताइए जल्दी, मेरी बात को फिर से सुनिएगा। जब पीएन संधि का निर्माण हुआ तो पी सिरे के हॉल एन सिरे की ओर गए और एन सिरे के इलेक्ट्रॉन पी सिरे की ओर गए। विसरण के कारण पी साइड में नेगेटिव आवेश और एन साइड में पॉजिटिव आवेश का निर्माण हो जाता है, जिससे एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। इस अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र जो है वो एन से पी की ओर होता है। अब अगर मैं पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के कारण एक और विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है जो कि बैटरी का विद्युत क्षेत्र है। इसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल यानी पी से एन की ओर होती है। बैटरी में हमने कोई वोल्टेज आरोपित नहीं किया है। देखो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है डेल V अपॉन डेल R। अब विभव आरोपित नहीं करोगे तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो बैटरी में वोल्टेज आरोपित नहीं करने के कारण बैटरी का विद्युत क्षेत्र 0 होता है। बैटरी का विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन डिप्लीशन लेयर का यानी हाशिए क्षेत्र का यानी अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। उसको हमने 8 न्यूटन प्रति कूलाम मान लिया है। मुझे ये बताओ बच्चों कि अब दोनों में से कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी है, बैटरी का या डिप्लीशन लेयर का? डेफिनेटली डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र जो है वो ज्यादा प्रभावी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र है ये ज्यादा प्रभावी है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र है वो जिस दिशा में बल लगाएगा आवेश भी उसी दिशा में गति करेंगे। अब डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र हॉल पर अपनी दिशा में बल लगाता है, यानी हॉल कहां जाएंगे? हॉल जो हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेंगे। यानी अगर पी साइड के मैं हॉल की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर गति विद्युत क्षेत्र की वजह से ये जो हॉल है, क्या ये संधि क्षेत्र को पार करके जा पाएंगे? क्या ये हॉल संधि क्षेत्र को पार करके जा पाएंगे? तो हम कहेंगे नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र इन हॉल को अपनी दिशा में धक्का दे रहा है, यानी संधि स्थल से दूर धक्का दे रहा है, तो संधि स्थल के पास आने से इनको रोकेगा। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में जाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। चूंकि डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो किस ओर लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो विद्युत क्षेत्र किधर है? एन से पी की ओर, तो बल किधर लगेगा? पी से एन की ओर। इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है पी से एन की ओर और इलेक्ट्रॉन जाना किधर चाहते हैं? एन से पी की ओर। क्या ये इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे?
क्या ये इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे? यस। ये यस किसने कहा? अरे बच्चों, क्या सुन नहीं रहे हो क्या आप लोग? वैसे हवा में उत्तर दे रहे हो क्या? मैं बोल रहा हूं, फिर सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र जो है वो डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर है। एन से पी की ओर यानी कि आप मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से देखोगे तो बाईं ओर है। तो बल किस ओर लगेगा मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से? दाईं ओर, यानी पी से एन की ओर। पी से एन की ओर। अब इलेक्ट्रॉन जाना किधर चाहते हैं? बल लग रहा है पी से एन की ओर, इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं एन से पी की ओर। तो क्या ये जा सकते हैं? हम कहेंगे ये बल इनको यहां जाने नहीं देगा, यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन संधि स्थल को पार करके जा पाएंगे, ना हॉल संधि स्थल को पार करके चले जाएंगे और जीरो धारा बहेगी। अब जैसे ही आपने बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया तो बैटरी का विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। मान लीजिए बैटरी का विद्युत क्षेत्र हो गया है अब 1 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, मुझे ये बताओ कि बैटरी का जो विद्युत क्षेत्र है वो तो है 1 न्यूटन प्रति कूलाम और डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र है 8 न्यूटन प्रति कूलाम। अब कौन ज्यादा प्रभावी है? हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर का ही विद्युत क्षेत्र प्रभावी है, लेकिन पहले जितना प्रभावी नहीं है, पहले से थोड़ा सा कम प्रभावी हो गया है। पहले से थोड़ा सा कम प्रभावी हो गया है। ठीक है, पहले से कम प्रभावी क्यों हो गया है? क्योंकि ये पहले जो बल लगा रहा था, जो टोटल बल लग रहा था, वो सारा का सारा इसकी वजह से ही लग रहा था। अगर हम जितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है उतना ही बल मानने में तो डिप्लीशन लेयर जो है वो 8 न्यूटन बल लगा रही है और जो बैटरी है वो 1 न्यूटन बल लगा रही है। लेकिन ये बल एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए परिणामी बल हो गया है 7 न्यूटन। किसकी दिशा में? डिप्लीशन लेयर के विद्युत क्षेत्र की दिशा में। बल तो उसी दिशा में रहेगा जिस दिशा में पहले लग रहा था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो अभी भी डिप्लीशन लेयर का ही प्रभावी है। इस वजह से बल तो उसी दिशा में लगेगा लेकिन पहले की तुलना में कम लगेगा। और कम लगेगा तो फिर क्या होगा? कम बल लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन और वो हॉल जिनकी ऊर्जा प्रारंभ में ही बहुत ज्यादा है, उनको ये रोकने में नाकाम रहेगा। इसको इस तरीके से समझना कि मान लीजिए कि हॉल को पी साइड से एन साइड में जाने के लिए 8 जूल ऊर्जा की आवश्यकता थी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को भी 8 जूल ऊर्जा की आवश्यकता थी। लेकिन हॉल और इलेक्ट्रॉन दोनों जो हमारे पास में है पी साइड में, उस पी साइड में जितने भी हॉल हैं उनमें से कुछ हॉल की ऊर्जा 7 जूल है, कुछ की 6 जूल है, कुछ की 3 जूल है, कुछ की 2 जूल है। तो जो 7 जूल ऊर्जा वाला हॉल था वो जा नहीं पा रहा था पी साइड में, लेकिन हमने एक विद्युत क्षेत्र ऐसा लगाया जिसकी वजह से इस हॉल को 1 जूल ऊर्जा मिल गई। तो जिसकी ऊर्जा 2 जूल थी वो 3 जूल हो गई, जिसकी ऊर्जा 3 जूल थी वो 6 हो गई, जिसकी 6 थी वो 7 हो गई, जिसकी 7 थी वो 8 हो गई। तो जिसकी 7 से 8 हुई है वो अब इस डिप्लीशन लेयर को पार करके चला जाएगा। चूंकि जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र है वो अब कम हो गया है, इस वजह से जो प्रभावी बल है वो भी कम हो जाएगा और इस वजह से उच्च ऊर्जा के कुछ हॉल संधि स्थल को पार करके और उच्च ऊर्जा के कुछ इलेक्ट्रॉन संधि स्थल को पार करके विपरीत दिशा में, यानी हॉल जो है वो पी से एन की ओर और इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर चले जाएंगे। अब हम ये सब जानते हैं कि जितने भी आवेश होते हैं वो अपनी ऊर्जा को न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं, यानी उच्च ऊर्जा के आवेशों का मान कम होता है, यानी उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन और हॉल का मान भी कम होगा। तो जब ये संधि स्थल को पार करके जाएंगे तो इनका मान भी कम होगा, यानी इनकी वजह से जो धारा बहेगी वो भी अल्प बहेगी। अब मैंने बैटरी का वोल्टेज और बढ़ा दिया और बढ़ा करके मैंने इस प्रकार से कर दिया कि बैटरी की वजह से 5 न्यूटन प्रति कूलाम बल लग रहा है, सॉरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र 8 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हम सिर्फ काल्पनिक मान ले रहे हैं। और जो बैटरी है उसका विद्युत क्षेत्र कितना है? 5 न्यूटन प्रति कूलाम। बताओ बच्चों कौन ज्यादा प्रभावी है?
अभी भी डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र ही प्रभावी है, इसलिए अभी भी जो बल है वो डिप्लीशन लेयर के विद्युत क्षेत्र के हिसाब से ही लगेगा। लेकिन जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कितना था? शुरुआत में हमने बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र लिया 0, डिप्लीशन लेयर का लिया 8, यानी टोटल हो गया 8। माइनस करना पड़ेगा एक दूसरे के विपरीत इसलिए, और 8 कौन सी दिशा में हो गया? डिप्लीशन लेयर की दिशा में। फिर हमने बैटरी का बैटरी का विद्युत क्षेत्र लिया 1, तो जो परिणामी है वो हो गया 7, लेकिन वो भी किसकी दिशा में? डिप्लीशन लेयर की दिशा में। अब हम कह रहे हैं बैटरी का हो गया 5, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 माइनस 8, यानी प्रभावी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा अब 3 हमारे लिए। और किसकी दिशा में होगा? जो बड़ा है उसकी दिशा में। बड़ा कौन है? डिप्लीशन लेयर का। तो अभी भी जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा वो डिप्लीशन लेयर की वजह से ज्यादा होगा, यानी कि हम ये कहेंगे कि प्रभावी विद्युत क्षेत्र की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हॉल हैं उनकी गति में अवरोध तो उत्पन्न होगा, लेकिन पहले की तुलना में कम अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए कुछ और इलेक्ट्रॉन और हॉल गति करेंगे जिससे धारा के मान में वृद्धि होगी। लेकिन जब बैटरी का वोल्टेज इतना हो जाए कि उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी 8 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए, तो जो टोटल विद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगा 0। यानी अब इलेक्ट्रॉन को n से p की ओर और हॉल को p से n की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी थोड़ी सी और वृद्धि होगी। अब अगर मैंने, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मैंने इस स्थिति में क्या हुआ, जब बैटरी का विद्युत क्षेत्र भी 8 और डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र भी 8 है, तो टोटल विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। तो सारे के सारे हॉल n साइड में चले जाने चाहिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन p साइड में चले जाने चाहिए। लेकिन हम कहेंगे नहीं, केवल वे हॉल और इलेक्ट्रॉन ही p साइड से n की ओर, वे हॉल ही p से n की ओर जाएंगे जिनमें खुद में कुछ ऊर्जा है, जिनमें खुद में कुछ ऊर्जा है, जो अत्यंत दुर्बल आकर्षण से बल से जुड़े हुए थे, जो प्रकृति से प्राप्त ताप को प्राप्त करके ही दूसरी ओर चले जाएंगे। क्योंकि ना तो बैटरी इन पर विद्युत क्षेत्र लगा पा रही है गति देने के लिए, और ना ही डिप्लीशन लेयर, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। पर अगर अब मैं कहूं कि बैटरी का विद्युत क्षेत्र मैं बढ़ा करके 9 कर दूं, तो जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा? बैटरी का 9 और डिप्लीशन लेयर का 8, प्रभावी कितना हो गया? 1। किसकी दिशा में? बैटरी के विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी अब क्या होगा बच्चों? एक बल लगने लगेगा, पहले भी लग रहा था बल तो, लेकिन अब जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? बैटरी के विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा। पहले डिप्लीशन लेयर के विद्युत क्षेत्र की वजह से लग रहा था, अब बैटरी का विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो गया तो बैटरी के विद्युत क्षेत्र के कारण बल जो है वो p से n की ओर लगेगा। और ये बल क्या करेगा? जो हॉल है उन्हें अपनी दिशा में धक्का देगा, यानी हॉल को p से n की ओर धक्का देगा, और इलेक्ट्रॉन को अपने विपरीत, यानी n से p की ओर। और इस वजह से जो हॉल है वो p से n की ओर और n से p की ओर तेजी से गति करेंगे, क्योंकि अब उन्हें कोई, पहले तो वो खुद तो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब इनको धक्का देने वाला आ गया। कौन आ गया धक्का देने वाला? बैटरी का विद्युत क्षेत्र। इनको गतिशील करने वाला, इनको ऊर्जा देने वाला बैटरी का विद्युत क्षेत्र आ गया। इस वजह से जो विद्युत धारा है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये जो हॉल है p साइड में और इलेक्ट्रॉन है n साइड में, ये बहुसंख्यक आवेश वाहक है, यानी एक बड़ी मात्रा में इसको पार करने लगते हैं, जिससे विद्युत धारा के मान में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अग्र अभिनीति में काम करता है। अब इसको दूसरे तरीके से, एक और तरीके से हम समझेंगे। अगर ये तरीका हमने इसमें समझ लिया तो आपको पश्च अभिनीति समझने में आसानी रहेगी, रिवर्स बायस समझने में आसानी रहेगी। ये p सिरा है, ये n सिरा है, और जब विसरण हो रहा था तो विसरण के कारण जो इलेक्ट्रॉन हॉल का पुनर्संयोजन हुआ उसकी वजह से n साइड में धनात्मक और p साइड में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से एक विभवांतर उत्पन्न हुआ जिसकी दिशा n से p की ओर थी। इसको हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर का विभवांतर। और इस विभवांतर की वजह से एक दीवार बन गई, विभवांतर की दीवार। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कोई, ये जो दीवार है ना वो लोहे की या पत्थर की दीवार है। ये इसको ऐसे मानो कि आप कमरे में बैठे हुए हो और मैं आपको कह रहा हूं कि कमरे से अगर कोई निकल गया तो मैं उसकी एब्सेंट लगा दूंगा।
तो ये दीवार कैसी है? एक भौतिक दीवार नहीं है जो आपको दिखाई देगी, भौतिक दीवार नहीं है जो आपको दिखाई देगी। ये कैसी दीवार है? ये एक प्रभाव की दीवार है। तो ऐसे यहां पर जो दीवार बनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई दीवार जो है वो बड़ी दीवार, हमने मोटी दीवार बना दी, पत्थर कंकड़ तोड़ करके दीवार बना दी है। ये जो यहां पर ये क्षेत्र बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। वो प्रभाव जो है वो कितना बड़ा है उसको बताने के लिए हम इस दीवार को मोटा और छोटा बनाते हैं। ठीक है। अब जब हम बैटरी का धन टर्मिनल पी सिरे की ओर जोड़ते हैं और ऋण टर्मिनल एन सिरे की ओर जोड़ते हैं, तो प्रारंभ में जब बैटरी का वोल्टेज 0 होता है तो बैटरी के कारण भी एक विभव उत्पन्न होता है जिसका मान 0 होता है, जिसे हम बैटरी वोल्टेज कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? बैटरी वोल्टेज वीबी। इसको हम क्या कहेंगे? बैटरी वोल्टेज वीबी। इसका मान 0 है तो जो टोटल वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? जितना वीडी का मान है। मान लो वीडी का मान 0.7 वोल्ट है और वीबी का मान 0 है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 0.7 वोल्ट। यानी जो भी प्रभाव उत्पन्न होगा वो इस 0.7 वोल्ट की वजह से उत्पन्न होगा। ठीक है। अब अगर मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दूं और बढ़ा करके 0.2 वोल्ट कर दूं, 0.2 वोल्ट, तो बैटरी का वोल्टेज किधर होता है? पी से एन की ओर। बैटरी का जो विभवांतर है वो पी से एन की ओर है और जो डिप्लीशन लेयर का विभवांतर है वो एन से पी की ओर है, जिसे हम विभव रोधिका कहते हैं। या ये जो डिप्लीशन लेयर है इसे विभव रोधिका भी कहा जाता है और इसका जो विभव होता है उसे रोधिका विभव कहते हैं। डिप्लीशन लेयर के विभव को रोधिका विभव कहते हैं और इस डिप्लीशन लेयर को हम विभव रोधिका कहते हैं। देखो शब्दों का खेल है केवल। जब आपने रोधिका विभव कहा तो समझ लो आप विभव को बता रहे हो, और विभव रोधिका कहा तो आप अवरोध को बता रहे हो, जो लास्ट में लिखे को बता रहे हो आप एक तरीके से। तो रोधिका विभव डिप्लीशन लेयर इन्हें अवक्षय परत के विभव को बताता है, और अगर हम कहें विभव रोधिका तो इसका मतलब समझ लो कि इस डिप्लीशन लेयर का नाम है। तो डिप्लीशन लेयर का एक नाम और पता चल गया हमें, वो है विभव रोधिका। इसका जो विभव है वो है 0.7 वोल्ट। ठीक है। वो किस ओर है? एन से पी की ओर है। और जो बैटरी ने वोल्टेज लगाया है वो 0.2 वोल्ट है। वो किस ओर है? वो जो वोल्टेज है वो पी से एन की ओर है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? टोटल वोल्टेज जो है वो हो गया हमारे पास में वीडी माइनस वीबी, यानी कि 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट। 0.7 और 0.2 का अंतर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हुआ इसकी वजह से, जो विभव रोधिका में जो विभव इनको रोक रहा था उस विभव का मान कम हो गया है, और विभव का मान कम हो गया तो उसका प्रभाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अवक्षय परत जो है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब चौड़ाई कम होने का मतलब ये नहीं है, ये मत समझना कि ये दीवार छोटी हो गई। चौड़ाई कम होने का मतलब क्या हुआ? अवक्षय परत जो इलेक्ट्रॉन और होल को विसरित होने से रोक रही थी उसका प्रभाव कम हो गया है। चौड़ाई कम होने का मतलब क्या है? उसका प्रभाव कम हो गया है। इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कि एक जगह आग जल रही है, ठीक है, और आग जो है वो इतने बड़े क्षेत्र में जल रही है और बहुत तेज जल रही है, तो जो इधर से इधर जाएगा उसके लिए हम क्या कहेंगे कि आग का जो प्रभाव वो बहुत ज्यादा है। अब मैं कहूं कि मान लो आग अभी भी इतने क्षेत्र में जल रही है लेकिन धीमी गति से जल रही है, तो क्षेत्र छोटा नहीं हुआ है, इस आग का प्रभाव कम हो गया है। तो आप ये मत सोचना ऐसी कोई दीवार बनी हुई है, ऐसी कोई दीवार नहीं बनती, यहां पर दीवार नहीं है कोई, ये विद्युत क्षेत्र का और विभव का प्रभाव बना हुआ है कि ये प्रभाव इनको दूसरी ओर जाने नहीं दे रहा। हर चीज में दीवार की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं एक उदाहरण लूं कि मान लीजिए ये एक चुंबक है और ये चुंबक का एस सिरा है, ठीक है, ये इस ओर गति कर रहा था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने यहां पर जब ये गति कर रहा था तो बीच में एक चुंबक रख दिया, उसका एस सिरा रख दिया, ठीक है। अब ये दूसरा एस सिरा जो है वो इस चुंबक के एस सिरे का क्या करेगा?
विरोध करेगा, इसको धक्का देगा। तो धक्का देने के लिए क्या इस चुंबक को, दूसरे चुंबक को पहले चुंबक के पास आने की जरूरत है? जैसे मुझे आपको रोके रखने के लिए क्या कोई दीवार बनाने की जरूरत पड़ी? मेरा प्रभाव जो था, चूंकि मैं आपके लिए गुरु हूं और गुरु का आप सम्मान करते हो, उनकी बातों का आप सम्मान करते हो, तो वो जो प्रभाव है वही दीवार की तरह काम कर रहा है, वही दीवार की तरह काम कर रहा है। दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। तो अवक्षय परत का मतलब ये मत सोच लेना कि कोई ऐसी परत बन गई है, कोई ऐसी दीवार बन गई है। कोई दीवार नहीं बनी है, ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है, जिसे हम जब ज्यादा होता है तो हम कह देते हैं ये मोटी है, और जब ये कम हो जाता है तो हम कहते हैं अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो गई, यानी दीवार पतली हो गई, यानी प्रभाव कम हो गया है। तो जब अग्र अभिनीति यानी फॉरवर्ड बायस लगाया जाता है, तो फॉरवर्ड बायस की वजह से बैटरी का जो वोल्टेज है वो इस अवक्षय परत के रोधी का विभव के प्रभावी मान में कमी कर देता है। इससे अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, यानी इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभावी वोल्टेज का मान क्या होगा? प्रभावी वोल्टेज कितना है? VD माइनस VB का मॉड्यूलस कह देते हैं अपन इसको। मॉड्यूलस का मतलब यह है कि हमें इसका पॉजिटिव मान ही लेना है। जब VD ज्यादा होगा तो VD की दिशा में, और VB ज्यादा होगा तो VB की दिशा में। तो VD का मान है 0.7 वोल्ट और VB का मान है 0.2। अगर मैं 0.2 की जगह 0.3 कर दूं तो मैं क्या कहूंगा? प्रभाव और कम हो गया। इसका जो प्रभाव है वो अब और कम हो गया। 0.5 कर दूं तो हम कहेंगे जो टोटल है वो अब 0.2 ही आएगा, यानी प्रभाव और कम हो गया। और अगर मैं बैटरी का वोल्टेज 0.7 कर दूं तो हम कहेंगे कि जो रोधी का विभव है वो भी 0.7 और जो इलेक्ट्रॉन और हॉल को धक्का देने वाला विभव वो भी 0.7, यानी टोटल विभव कितना हो गया? 0। यानी प्रभाव क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी डिप्लीशन लेयर समाप्त हो गई है। तो डिप्लीशन लेयर का मतलब ऐसी कोई दीवार नहीं है। अब जब लिखा हुआ आएगा कि अग्र अभिनीति लगाने पर डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये दीवार है और ये दीवार छोटी बड़ी हो रही है। इसका मतलब क्या है? जब ये दीवार बड़ी हम कह रहे हैं तो इसका मतलब इसका प्रभाव ज्यादा है, और जब हम छोटी कह रहे हैं तो इसका मतलब इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ये तो हुई अग्र दिशिक बायस की। अब अगर मैं पश्च दिशिक बायस की बात करूं तो पश्च दिशिक बायस में एक और बात, सॉरी, अग्र दिशिक बायस में ये जो हॉल है और ये जो इलेक्ट्रॉन यानी पी साइड और एन साइड है, जब इसे बैटरी के धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो होता क्या है? इसमें जो बैटरी का धन टर्मिनल है वो इस पी साइड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी पी सिरा बैटरी के धन टर्मिनल को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे पी सिरे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाती है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन सहसहजी आबंधों के टूटने से प्राप्त होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन की कमी से यहां हॉल उत्पन्न हो जाता है, और ये हॉल फिर संधि स्थल की ओर गति करने लगता है। इसी प्रकार से बैटरी का जो ऋण टर्मिनल है वो एक इलेक्ट्रॉन एन सिरे को दे देता है। तो एक तरीके से हुआ क्या? पी सिरे से इलेक्ट्रॉन निकला और बैटरी के थ्रू एन सिरे की ओर पहुंच गया। पी सिरे से इलेक्ट्रॉन निकला और एन सिरे की ओर पहुंच गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, एन सिरे के जो इलेक्ट्रॉन है, ये किस ओर गति करने लगते हैं? पी सिरे की ओर गति करने लगते हैं। तो इस वजह से पी सिरे से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो पी सिरे में हॉल की अधिकता होने लग जाती है, और एन सिरे में बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एन सिरे में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने लगती है। और ये हॉल और इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र जो बैटरी द्वारा लगाया जा रहा है या विभव जो बैटरी द्वारा लगाया जा रहा है उसकी वजह से संधि स्थल की और गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत धारा में तेजी से वृद्धि हो जाती है। अब अगर मैं पश्च दिशिक बायस की बात करूं तो पश्च दिशिक बायस क्या है? पश्च दिशिक बायस वो बायस है जिसमें पी सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से और एन सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब इससे होगा क्या? अगर हम एन सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से और पी सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें तो पी सिरे में जो हॉल है वो इस नेगेटिव टर्मिनल से आकर्षित होंगे और संधि स्थल से दूर गति करेंगे, और एन सिरे में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित होंगे और संधि स्थल से दूर गति करेंगे, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि स्थल को पार करके नहीं जा सकेगा। लेकिन पी सिरे में केवल हॉल नहीं है, पी सिरे में इलेक्ट्रॉन भी है। वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से जो कि पी सिरे से जुड़ा हुआ है उससे प्रतिकर्षित होते हैं, और प्रतिकर्षित होने के कारण जो है वो संधि स्थल को पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो एन सिरे के हॉल हैं
वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होते हैं और ये भी संधि स्थल को पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो तो संधि स्थल को पार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो संधि स्थल को पार कर जाते हैं। इनकी वजह से धारा बहने लगती है। अब मान लो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या थी 100, तो बैटरी की वजह से जो वोल्टेज और जो विद्युत क्षेत्र लगा, उस विद्युत क्षेत्र की वजह से 100 में से मान लो प्रारंभ में 10 आवेश जो है वो गति करके, तो 10 के कारण धारा बहेगी। फिर थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाया तो 10 की जगह 50 ने गति करी तो 50 के कारण धारा बहेगी। थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया तो 100 के 100 जो आवेश है वो गति करके 100 की वजह से धारा बहेगी, यानी धारा बढ़ती जाएगी। अब अगर मैं वोल्टेज और बढ़ाऊं तो धारा के मान में और वृद्धि होगी क्या? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे आवेश जो है वो गति कर चुके हैं, तो अब आवेश उपलब्ध ही नहीं है हमारे पास में, एक तरीके से देखा जाए तो हम कहेंगे कि अब धारा के मान में और ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती है, धारा का मान जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो संतृप्त ये जो पश्च बायस है उसमें धारा का मान प्रारंभ में पहले तेजी से बढ़ता है और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन चूंकि ये जो धारा है वो अल्पसंख्यक आवेशों के कारण बह रही है जिनका मान कम होता है, इसलिए इस धारा का मान भी कम होता है। इस धारा का मान माइक्रो एम्पियर कोटि का होता है। और जो अग्रदिशिक बायस है उसमें जो धारा है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है, इसलिए उस धारा का मान ज्यादा होता है और वो मिली एम्पियर कोटि की होती है। यानी कि जो अग्रदिशिक बायस है उसमें विद्युत धारा का मान पश्च दिशिक बायस में विद्युत धारा के मान की तुलना में बहुत अधिक होता है। दूसरी बात, अगर इसको भी हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास में एक अर्धचालक है, पीएन संधि डायोड है। ये इसकी अवक्षय परत है, इसके एक साइड में पॉजिटिव आवेश, एक साइड में नेगेटिव आवेश है। इनकी वजह से एक विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर उत्पन्न हो रहा है। इसको हम कह रहे हैं डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो हॉल को संधि स्थल को पार करके एन साइड में जाने से रोक रहा है और एन साइड के इलेक्ट्रॉनों को पी साइड में जाने से रोक रहा है। जब हम पी सिरे को नेगेटिव टर्मिनल और एन सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं पश्चदिशिक बायस में, तो इसके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र शुरू उत्पन्न होता है। बैटरी का विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, यानी इसकी दिशा भी एन से पी की ओर होगी। तो बैटरी का जो विद्युत क्षेत्र है वो और डिप्लीशन लेयर का विद्युत क्षेत्र वो, ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं। और इस वजह से जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे बैटरी का विद्युत क्षेत्र भी बढ़ने लगता है और इससे जो कुल विद्युत क्षेत्र है यानी ईडी प्लस ईबी वो भी बढ़ने लगता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, ये ईडी और ईबी दोनों एक ही दिशा में, और ये क्या कर रहे थे, ये दोनों चूंकि इन दोनों की दिशा इस दिशा में है, बाईं ओर है, एन से पी की ओर है, ये विद्युत क्षेत्र हॉल को पी से एन की ओर गति करने से रोकता है। ये विद्युत क्षेत्र हॉल पर अपनी दिशा में बल लगाता है, और अपनी दिशा में बल लगाता है नहीं, हॉल पर एन से पी की ओर बल लगाता है, यानी इनको संधि स्थल से दूर भगाता है और इलेक्ट्रॉन को अपने विपरीत दिशा में गति कराने का प्रयास करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को भी संधि स्थल से दूर भगा रहा है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र बाईं ओर है तो हॉल पर भी बाईं ओर बल लगेगा, इसलिए जो पी सिरे के हॉल है वो बाईं ओर यानी संधि स्थल से दूर गति करेंगे। मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र बाईं ओर है तो जो बल है वो दाईं ओर लगेगा, यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो एन से पी की ओर है तो बल जो है वो पी से एन की ओर लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर, तो इलेक्ट्रॉन भी संधि स्थल से दूर भागेंगे। इसकी वजह से बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो संधि स्थल को पार नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन अगर मान लो बहुत उच्च ऊर्जा के थे जो इस संधि स्थल को पार करके जा भी पा रहे थे, तो अब वो भी नहीं जा पाएंगे। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, इस हाशिए क्षेत्र का जो प्रभाव है इस बैटरी के विद्युत क्षेत्र के कारण बढ़ा है। इसलिए हम कहते हैं कि रिवर्स बायस यानी पश्चदिशिक बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब चौड़ाई बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मोटी दीवार बन गई है, चौड़ाई बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो अवक्षय परत है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन पी
पी साइड में केवल हॉल नहीं है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन भी है जो कम संख्या में है लेकिन है तो सही। और इसी प्रकार से एन साइड में केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, हॉल भी है। ये जो विद्युत क्षेत्र है जो बाईं ओर है, ये इलेक्ट्रॉन पर दाईं ओर बल लगाता है, और इस वजह से यानी कि विद्युत क्षेत्र जो एन से पी की ओर है, इलेक्ट्रॉन पर पी से एन की ओर बल लगाता है, इसलिए पी साइड के इलेक्ट्रॉन संधि स्थल को पार करके चले जाते हैं, और जो हॉल है उन पर एन से पी साइड में यानी अपनी दिशा में बल लगाता है। तो जो एन साइड के हॉल है वो भी संधि स्थल को पार करके चले जाते हैं। इस वजह से इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण एक धारा बहने लगती है, जिस धारा का जो मान है वो प्रारंभ में बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। अब आप देखो मैंने अग्रदिशिक बायस बनाया है तो ये ग्राफ यू बनाया, और पश्च दिशिक बायस में उल्टा, क्योंकि पश्च दिशिक बायस में जो वोल्टेज होता है वो नेगेटिव मानते हम और अग्रदिशक में पॉजिटिव, इसलिए एक को हमने पॉजिटिव साइड में बनाया और एक को नेगेटिव। आप सब जानते हो गणित के छात्र हो, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के 4 साइड होते हैं। ये फर्स्ट वाला दोनों के पॉजिटिव मान को बताता है, सेकंड वाला जो है वो एक्स अक्ष का नेगेटिव लेकिन वाई अक्ष का पॉजिटिव मान बताता है, थर्ड वाला एक्स और वाई दोनों के नेगेटिव मान को, और फोर्थ वाला जो है वो एक्स के पॉजिटिव और वाई के नेगेटिव मान को बता रहा है। तो हम इस थर्ड वाले स्टेट में बना रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज भी नेगेटिव होगा और धारा भी नेगेटिव, मतलब वोल्टेज की दिशा भी बदली है तो धारा की दिशा भी बदल गई है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला उसको हमने ऐसे बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज भी पॉजिटिव और धारा भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि वोल्टेज की दिशा और जो धारा की दिशा है उसको हमने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है? पॉजिटिव लेने का मतलब धारा की दिशा P से N की ओर है, और नेगेटिव लेने का मतलब धारा की दिशा N से P की ओर है। बस इतना सा अंतर है। इसका मतलब यह हुआ कि पश्च अग्र बायस में धारा की दिशा P से N की ओर होती है, और पश्च दिशिक बायस में धारा की दिशा N से अग्र दिशिक में P से N की ओर और पश्च दिशिक में N से P की ओर होती है, ठीक है। एक और खास बात है इसमें, बस ये लास्ट बात है और इसके बाद में इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। अब क्या हुआ, आपने पश्च दिशिक बायस लगा दिया, ठीक है। पश्च दिशिक बायस लगाने पर क्या हुआ, ये P सिरा है, ये N सिरा है, यहां पर एक विभव उत्पन्न हो गया था जिसको हमने कहा था VD, जिसकी दिशा N से P की ओर है। जब आप P सिरे को नेगेटिव टर्मिनल और N सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज है यानी विभवांतर है वो भी इस रोधी का विभव की दिशा में ही होता है, इस अवक्षय परत के विभवांतर की दिशा में ही होता है, जिससे कुल वोल्टेज VD में ये वोल्टेज VB जुड़ जाता है। यानी कि ये जो प्राचीर है, ये जो अवक्षय परत है, ये जो रोधी का है, इसके विभव में वृद्धि हो जाती है, यानी अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। पर इस मोटाई बढ़ने से क्या हो रहा है, वही बात हम फिर से कहेंगे कि जो हॉल है वो P से N की ओर नहीं जा पाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो N से P की ओर नहीं जा पाते, इसलिए बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि स्थल को पार करके गति नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण विद्युत धारा बहती है। पर इसमें अभी एक और परेशानी है, और वो परेशानी क्या है उसको समझना आप। जब आप पश्च दिशिक बायस में वोल्टेज को बढ़ाते हो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो पश्च दिशिक बायस में वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या कर रहे हैं हम, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की वजह से ये जो अल्पसंख्यक आवेश वहां के यानी P साइड के इलेक्ट्रॉन है और N साइड में अल्पसंख्यक आवेश वहां के हॉल, जब ये संधि स्थल की ओर गति कर रहे होते हैं तो ये विभिन्न सहसंयोजी आबंधों से टकराते हैं, और टकराने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जब किसी सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसे मुक्त करा देता है, जिससे P साइड में एक इलेक्ट्रॉन और एक हॉल, और इसी प्रकार से ये जो हॉल है ये भी विभिन्न आवेशों से आयनों से टकराता है, और टकराने, अब ये हॉल जब ये गति कर रहा है तो हॉल गति कैसे करेगा, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। मान लीजिए हॉल है, ठीक है, अब ये हॉल यहां जा रहा है, नंबर 1 स्थान से नंबर 2 स्थान पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 2 स्थान का इलेक्ट्रॉन उठ करके नंबर 1 स्थान पे चला गया है, यानी हॉल का गति करना भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का गति करना ही है। तो जब ये हॉल गति कर रहा होता है तो हॉल की गति में जो इलेक्ट्रॉन इस हॉल को रिप्लेस कर रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराता है
और इससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है और वो इलेक्ट्रॉन जो है सहसहजी आबंध के इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाता है, जिससे हॉल का निर्माण भी होता है। तो जब ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक गति कर रहे होते हैं तो गति करते समय ये अन्य हॉल और इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और इससे पी साइड और एन साइड दोनों में हॉल और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, नए हॉल और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। और नए हॉल और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होने के कारण बहुसंख्यक आवेश वाहकों में तो वृद्धि होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों में भी वृद्धि होती है। अब दिक्कत क्या आ रही थी, हमने जब बात की थी कि जो धारा है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बह रही है, जिसका मान कितना हमने माना 100, और हमने क्या कहा भाई प्रारंभ में धारा का मान बढ़ा, पहले 2 के कारण, फिर 10 के कारण, फिर 50 के कारण, फिर 100 के कारण, और ये कांस्टेंट हो गई। अब चूंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी तो इस धारा के मान में भी वृद्धि होगी। ये देखा गया है कि अगर वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए तो डायोड के प्रतिरोध के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और ऊष्मा की वजह से ताप उत्पन्न होता है, और इस ताप के कारण या इस बैटरी के वोल्टेज से मिलने वाली ऊर्जा के कारण जो सहसंयोजी आबंध है वो बहुत बड़ी संख्या में टूटने लगते हैं। इससे एक बड़ी संख्या में हॉल और इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है, यानी बहुत अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि होती है। और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण जो विद्युत धारा है उसके मान में भी बहुत तेजी से वृद्धि होती है। पर चूंकि विद्युत धारा में वृद्धि हुई है और विद्युत धारा के साथ साथ प्रतिरोध में भी वृद्धि हुई है, इस वजह से बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और इस ऊष्मा के उत्पन्न होने के कारण डायोड जल करके क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अचानक से अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न हो जाने के कारण, हालांकि उत्पन्न तो बहुसंख्यक भी हुआ है, पर हमें जो धारा प्राप्त हो रही है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण हो रही है। तो जो नए अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उनके कारण जो धारा है उसमें जो वृद्धि उत्पन्न हुई है उसकी वजह से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा के कारण ये डायोड जल करके क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसे डायोड के भंजन की अवस्था कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डायोड का भंजन। और इसे हम कभी कभी उत्क्रम भंजन भी कहते हैं, क्योंकि पश्च दिशिक बायस को उत्क्रम अभिनीति भी कहा जाता है या उत्क्रम बायस भी कहा जाता है। तो जो फॉरवर्ड बायस है यानी अग्र अभिनीति है उसे अग्र दिशिक बायस, अग्र अभिनीति दोनों कहा जाता है या फॉरवर्ड बायस भी कहा जाता है। और जो पश्च बायस है उसे पश्च बायस, रिवर्स बायस या उत्क्रम बायस या उत्क्रम अभिनीति या पश्च अभिनीति। कितने सारे नाम हो गए, पश्च बायस, पश्च अभिनीति, उत्क्रम बायस, उत्क्रम अभिनीति या रिवर्स बायस। ये सारे किसके मान है, ये सब किसके नाम है, पश्च बायस के नाम है सारे। और अग्र बायस के नाम क्या क्या है, अग्र बायस, अग्र अभिनीति या फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इस प्रकार से अग्र बायस और पश्च बायस में कोई भी डायोड काम करता है। कल इससे आगे हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे डायोड का भंजन क्या होता है। और ये जो मैंने आपको बताया कि अग्र अभिनीति में विद्युत धारा का मान इस प्रकार से बढ़ता है और जो वोल्टेज है, जो पश्च बायस है उसमें विद्युत धारा का मान इस प्रकार से बढ़ता है। तो ये जो वोल्टता और धारा के मध्य का ग्राफ है, इसी को हम कहते हैं अभिलाक्षणिक। क्या कहते हैं हम इसको, अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक का मतलब क्या है, लक्षण। अब जैसे इंसान के लक्षण उसका व्यवहार है, ऐसे ही डायोड का लक्षण क्या है, डायोड का लक्षण विद्युत धारा का प्रवाह है। तो वोल्टता के अनुरूप विद्युत धारा का कैसे प्रवाह होता है उसको बताने वाला ग्राफ जो है वो अभिलाक्षणिक कहलाता है, यानी VI ग्राफ। तो अग्रदिशिक बायस में जो ग्राफ प्राप्त हुआ उसे अग्र अभिलाक्षणिक कहते हैं, और पश्च दिशिक बायस में जो ग्राफ प्राप्त हुआ उसे पश्च अभिलाक्षणिक कहते हैं। और ये प्राप्त करने के लिए जो सर्किट जोड़ा जाता है उसे हम अग्र अभिनीति सर्किट यानी अग्र अभिनीति परिपथ और पश्च अभिनीति परिपथ कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि विद्युत धारा और वोल्टता का मान निकालेंगे और उसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे उसे हम अभिलाक्षणिक कहेंगे। तो हमें सर्किट में क्या करना पड़ेगा बच्चों, सर्किट में हमें वोल्टेज और धारा निकालने के लिए वोल्टेज और धारा निकालने